हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। पिछले लेक्चर में हमने शासन प्रणाली से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू किया था। उसी क्रम में हम आगे देखते हैं। इसमें अगला प्रश्न है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया है? ऑप्शंस क्या है? एस ए डांगे, राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया है? महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण दोनों ने प्रस्तावित किया है। अगला प्रश्न है, भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना था। कारण क्या दिया है? विविधताओं के सामंजस्य से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ है। ऑप्शंस क्या है? ए गलत है परंतु आर सत्य है, ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या है। तीसरा है, ए आर दोनों आपस में सत्य हैं लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। अगला है, ए सत्य है परंतु आर गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, दोनों कथन सही हैं और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। इसको देख लेते हैं। वर्तमान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के तहत भारत राज्यों का संघ है, जिसमें वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। संघात्मक संरचना में शक्तियों का बंटवारा संघ और राज्यों के मध्य किया गया है। संघ को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य उसकी बहुआयामी विविधताओं में एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्रीय एकता को संरक्षित करना है, जिसके कारण विविधताओं के समन्वय में एक सशक्त भारतीय राष्ट्र का निर्माण हुआ है। तो इसका सही आंसर है, कथन और कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन मतलब असर्शन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन क्या है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप में पाए जाते हैं। कारण क्या दिया है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली तथा संत शैली के तत्व समाहित हैं। कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन क्या है? इसमें ए तथा आर दोनों सही तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। दूसरा क्या है? ए तथा आर दोनों सही परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तीसरा क्या है? ए सही है परंतु आर गलत है। चौथा है, ए गलत है परंतु आर सही है। इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? कथन और कारण दोनों सही तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। देख लेते हैं इसको। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में मौर्य काल से लेकर आधुनिक युग तक अपने विशिष्ट तत्व मूर्त रूप में आज भी विद्यमान है। इसमें एक और प्राचीन भारतीय राजनीतिक संस्कृति की निरंतरता दिखाई देती है, तो दूसरी ओर आधुनिक लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाओं के माध्यम से परिवर्तन भी स्पष्टतः परिलक्षित होता है। यद्यपि विभिन्न युगों एवं काल से निरंतर एवं गतिशील परिवर्तनशील भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आधुनिक शैली, परंपरागत शैली एवं संत शैली के तत्व समाहित हैं। ब्रिटिश विद्वान WH मॉरिस जोन्स ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए 3 शैलियां मॉडर्न, ट्रेडिशनल और सेंटली बताई है। आगे देखते हैं। महिलाएं, दलित, निर्धन एवं अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं। कारण क्या है? भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा है। ऑप्शन क्या दिया है? ए दोनों ए और आर सत्य हैं तथा आर ए का सही मान्य स्पष्टीकरण है। दूसरा क्या है? दोनों ए आर सत्य हैं परंतु आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण नहीं है। अगला है, ए सही है परंतु आर गलत है। फिर अगला है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों सही हैं और आर ए का मान्य स्पष्टीकरण है, क्योंकि महिलाएं, दलित और निर्धन अल्पसंख्यक समूह भारत में लोकतंत्र के सबसे बड़े दावेदार हैं, ये सही है। दूसरा, भारत में लोकतंत्र अधिक आत्मसम्मान की कामना का वाहक बनकर उभरा, ये भी सही है। तो कथन कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण है। ऑप्शंस क्या हैं? इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। दूसरा है, इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है। तीसरा है, यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है। चौथा है, यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है। तो बृहद होने का कारण क्या है इसके? अगर दिया होता मुख्य कारण क्या है तो यह संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, तब ये सही उत्तर होता, लेकिन इसमें बृहद मुख्य शब्द यूज नहीं किया, बस बृहद होने का कारण पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, मतलब ये 4 के चारों ऑप्शन सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, ये तो सही है। भारत में सरकार की संघीय और एकात्मक दोनों प्रकार की प्रणाली है। दोनों प्रकार की प्रणाली नहीं बल्कि मिक्स है ये। सी है, फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है, ये गलत है। अगला
पाकिस्तान में प्रधानमंत्री की नियुक्ति वहां की जनता के द्वारा होती, ये भी सही नहीं है। तो कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? ऑप्शंस क्या दिया है? भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। दूसरा दिया है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। तीसरा है संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। चौथा है यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है। तो ये परिणाम नहीं है भारत, तो इसका कौन सी विशेषता नहीं? डी नहीं है। परिणाम कौन है? ये अमेरिका है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषताओं में लिखित संविधान का होना, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका, राज्यों का राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, द्विस्तरीय सरकार आदि शामिल हैं। जबकि भारतीय संघ की स्थापना संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच किसी सहमति या समझौते द्वारा नहीं हुई है तथा भारतीय संघ से राज्यों को अलग होने का अधिकार भी नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लिखित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। अतः विकल्प डी भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है, यह अमेरिकी संघवाद की विशेषता है। तो अमेरिकी संघवाद की विशेषता क्या है? यहाँ संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच मतलब वहाँ के जो राज्य हैं उनकी सहमति से एक संघ बना है। अपने यहाँ संघ है, उसके पार्ट राज्य हैं। अगला है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन क्या है? भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा गया है। कारण क्या है? भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका जिसे पुनर्निरीक्षण का अधिकार है। अब इसके ऑप्शन हम देख लेते हैं। ए तथा आर दोनों सही तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। अगला है ए सत्य है परंतु आर गलत है। अगला है ए गलत है परंतु आर सत्य है। तो कथन दोनों सही हैं ये, लेकिन इसकी सही व्याख्या, इसका ये मतलब नहीं कि भारत में, देखिएगा इसको, भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। और भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार दिया गया, ये भी सही, लेकिन ये इससे संबंधित नहीं है। दोनों कथन अलग अलग सही हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए तथा आर दोनों सही परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है। कारण क्या दिया है? भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। तो ये सही बात है। अर्ध संघात्मक क्यों है? क्योंकि ये ना तो संघात्मक है पूर्ण रूप से, ना ही एकात्मक है पूर्ण रूप से। तो आर, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? ऑप्शंस क्या दिया है? संघीय, एकात्मक, संसदीय। प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? ऑप्शन क्या है? ग्रेनविल ऑस्टिन, सर आइवर जेनिंग्स, केसी व्हीयर, डी बसु। तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी संघात्मक संविधान है, जबकि केसी व्हीयर के अनुसार भारत का संविधान अर्ध संघात्मक है। अगर आपसे पूछा जाए अर्ध संघात्मक किसने कहा है तो केसी व्हीयर कहे हैं, और पूछा जाए सहकारी संघवाद किसने कहा है तो ग्रेनविल ऑस्टिन बोले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आलोचक ने भारतीय शासन व्यवस्था के लिए अर्ध संघात्मक शब्द का प्रयोग किया? अभी हम देख के आ रहे हैं अर्ध संघात्मक शब्द का प्रयोग किसने किया? केसी व्हीयर ने किया है। क्वासी फेडरल अर्ध संघात्मक का आशय ऐसा संविधान है जिसमें संघीय और एकात्मक दोनों तत्व विद्यमान हो परंतु केंद्र को अपेक्षाकृत अधिक शक्तियां प्राप्त हों। तो क्वासी फेडरल का मतलब ये होता है कि मतलब संघीय और एकात्मक दोनों तत्व हैं परंतु केंद्र अधिक मजबूत है। अगला प्रश्न है, किसने कहा है भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? अभी हम देख के आ रहे हैं किसने कहा भारत अर्ध संघात्मक राज्य है? केसी व्हीयर ने कहा है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सहकारी संघ मतलब एक साइड सूची 1 दी है, एक साइड सूची 2 दी है, तो कौन क्या बोला है वही हमको मैच कराना है। आइए देख लेते हैं। सहकारी संघवाद किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन बोले हैं। सौदेबाजी या बार्गेनिंग फेडरलिज्म, मोरिस जोन्स। अर्ध संघवाद, केसी व्हीयर। केंद्रीकरण की प्रवृत्ति वाला संघवाद, आइवर जेनिंग्स। तो ये चारों आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन में से किसका है? कथन क्या है? भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ऑप्शन क्या है? बी आर अम्बेडकर, एलेक्जेंड्रोविक्स, एम पी पायली, के सी हुयर। तो ये कौन बोल रहा है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित कर रहा है? ये बोल रहे हैं के सी हुयर। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किस एक का कथन भारत की संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? ऑप्शन क्या है? डी डी वासु, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, एम के अय्यर। तो संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, ये कौन बोल रहा है? बी आर अम्बेडकर बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? ऑप्शंस क्या दिया? हर्बर्ट साइमन, फ्रैंक मैरिनी, ड्वाइट वाल्डो, एफ डब्ल्यू रिक्स। तो कहावतों, मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को किसने अस्वीकार किया है? उनका नाम है हर्बर्ट साइमन। व्याख्या देख लेते हैं इसकी। हर्बर्ट ए साइमन ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को असंगत और अस्पष्ट मानते हुए अस्वीकार किया है, जबकि ड्वाइट वाल्डो, फ्रैंक मैरिनी तथा एफ डब्ल्यू रिक्स ने मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांतों को स्वीकार किया है। तो मतलब ये अस्वीकार कर रहे हैं, बाकी ये तीनों स्वीकार करे हैं। अगला प्रश्न है, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध को निम्नलिखित में से कौन प्रतिबिंबित करता है? मतलब विधि और स्वाधीनता के बीच संबंध क्या है वो हमसे पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिया है, आइए ऑप्शन देखते हैं। यदि विधियां अधिक होती हैं तो स्वाधीनता कम होती है। फिर दूसरा है, यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। तीसरा है, यदि स्वाधीनता है तो विधि निर्माण जनता को करना होगा। चौथा है, यदि विधि परिवर्तन बार बार होता है तो वह स्वाधीनता के लिए खतरा है। तो विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध क्या है? यदि विधि नहीं तो स्वाधीनता भी नहीं है। इसकी विशेष मतलब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यदि विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है। यह कथन विधि और स्वाधीनता के मध्य सबसे उपयुक्त संबंध को दर्शाता है। स्वाधीनता का तात्पर्य विधि की पूर्ण अनुपस्थिति कदापि नहीं है। विधि शास्त्री जॉन लॉक के अनुसार स्वाधीनता के अस्तित्व के लिए विधि का अस्तित्व जरूरी है। मतलब स्वाधीनता तभी है जब विधि है, जब विधि का अस्तित्व है। कानून ही स्वतंत्रता की रक्षा करता है। वह कहते हैं जहां कोई कानून नहीं है वहां कोई स्वतंत्रता भी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित है? विकास प्रशासन की अवधारणा से संबंधित हमसे पूछ रहा है। ऑप्शंस क्या है? फ्रेड डब्ल्यू रिक्स, एल्टन मेयो, फ्रैंक मैरोनी, गेबलर ऑसबोर्न। तो विकास प्रशासन की अवधारणा से कौन संबंधित है? फ्रेड डब्ल्यू रिक्स संबंधित है। आपको ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन एवं निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? ऑप्शंस क्या है? हर्बर्ट साइमन, सर जेसिया स्टाम्प, पॉल एच एपेल्बी, हेनरी फ्योल। तो लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक कौन है? हेनरी फ्योल। देखिएगा इसको, प्रसिद्ध प्रशासनिक, इसको ध्यान दीजिएगा। प्रसिद्ध प्रशासनिक चिंतक हेनरी फ्योल ने लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानता का समर्थन किया है। इसके अनुसार अब हमारे सामने अनेक प्रकार के प्रशासन विज्ञान नहीं है, अपितु केवल एक ही प्रशासन है जिसे सार्वजनिक और निजी मामलों में समान रूप से उपयोग में लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने के कारण होगा। यह कथन दिया है। ऑप्शन क्या है? एल डी वाइट द्वारा, डब्ल्यू बी डॉनहम द्वारा, अलेक्जेंडर पोप द्वारा, एडमंड बर्क द्वारा। तो यह कौन बोल रहा है कि यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त का होने के कारण होगा? तो बोल कौन रहा? ये डब्ल्यू बी डॉनहम द्वारा, मतलब ये बोले हैं इसको। अगला प्रश्न है, गणतंत्री अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है? ऑप्शंस क्या है? एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, ये तो है गणतंत्र का मतलब। दूसरा है, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में होती, ये भी है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान ही एक व्यक्ति में होती है, ये गलत है। अगला है, एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। तो इसमें क्या पूछा है? कौन सा एक नहीं है? तो यही सी वाला ऑप्शन नहीं, क्योंकि सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनको विधि के शासन के प्रमुख लक्षणों के रूप में माना जाता है? तो मतलब क्या है? ये विधि के शासन का प्रमुख लक्षण हमसे पूछ रहा है। ऑप्शंस क्या दिया है? शक्तियों का परिसीमन,
विधि के समक्ष समता, सरकार के प्रति जन उत्तरदायित्व और स्वतंत्र और नागरिक अधिकार। तो हमसे पूछा विधि के शासन का प्रमुख लक्षण क्या है, सही उत्तर हमसे पूछा है, तो ये तीसरा ऑप्शन नहीं होगा। सही उत्तर इसका क्या है, 1, 2, 4। तो सही आंसर सी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। तो मतलब संविधान आवश्यक क्यों है, ये हमसे पूछ रहा है। ऑप्शंस क्या दिया है, यह आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है। दूसरा है, यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है। तीसरा है, यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। चौथा है, यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समता, सामाजिक सुरक्षा को प्रतिभूत करता है। तो संविधान होना क्यों चाहिए, ये हमसे पूछा है ना। तो यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। मतलब संविधान क्या करता है, यह बताता है कि सरकार की शक्तियाँ क्या हैं और वो क्या यूज कर सकता है इसका, और उनकी सीमाएं क्या हैं। तो संविधान का सबसे मेन काम यही है कि सरकार की शक्तियों को परिभाषित करता है और सीमाबद्ध करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, ऐसा नहीं है। दूसरा है, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो ये सही है। तो हमसे पूछा सही उत्तर क्या है, केवल 2। अभी ऊपर हम देख के आ रहे हैं कि संविधान होने का मुख्य ये है कि वो राज्य की शक्तियों को परिभाषित करता है और उनकी सीमाओं को सुनिश्चित करता है। आइए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संवैधानिक सरकार में सरकार की शक्ति का स्रोत संविधान होता है। संवैधानिक सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। वस्तुतः राज्य की निरंकुश सत्ता से व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हितों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से ब्रिटेन और अमेरिका में संविधानवाद का उदय हुआ। एक संवैधानिक सरकार में नागरिकों की स्वतंत्रता के संरक्षण हेतु संस्थागत क्रियाविधियां भी विद्यमान रहती हैं। अगला प्रश्न है, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। ऑप्शन क्या दिया है, विधानमंडल द्वारा सरकार, बहुदलीय सरकार, लोकप्रिय सरकार, सीमित सरकार। तो संवैधानिक सरकार अभी देख के आ रहे हैं क्या इसका मतलब होता है, सीमित सरकार, क्योंकि संविधान का मुख्य प्रयोजन ही यही है कि वो राज्य की शक्तियों को परिभाषित करे और उनकी सीमाओं का निर्धारण करे। तो परिभाषा से संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ है, सीमित सरकार। आगे, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है। ऑप्शन क्या दिया है, किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार। दूसरा है, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां हो। तीसरा है, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास तो वास्तविक शक्तियां हो। चौथा, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। अभी देख के आ रहे हैं संवैधानिक सरकार का आशय क्या है, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। अगला प्रश्न है, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे। ऑप्शंस क्या हैं, राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव, इच्छा अनुसार कुछ भी करने का अवसर, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। तो किस एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे, उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वयं को पूर्ण विकसित करने का अवसर। आइए इसका एक्सप्लेन भी देख लेते हैं। राज्य व्यवस्था के संदर्भ में स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के साथ व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की भावनाओं को विकसित करना है। राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, नियंत्रण का अभाव एवं इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर स्वतंत्रता के पहलू हैं, परंतु ये पूर्णता एवं उपयुक्त अर्थ में स्वतंत्रता की व्याख्या नहीं करते हैं। वस्तुतः किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा पर उस समय प्रतिबंध लगाना अनिवार्य हो जाता है जब वह दूसरों की स्वतंत्रता को बाधित करने लगते हैं। नियंत्रण का भाव एवं इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर के अंतर्गत किए गए कार्य दूसरों पर असर डालते हैं तो इनसे बाकी लोग प्रभावित होते हैं तथा उनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जाते हैं। तो स्वतंत्रता का सबसे अच्छी बात क्या है कि स्वयं को पूर्ण विकसित करने का अवसर मिलता है, और यह वहीं स्वयं को पूर्ण विकसित करने का अवसर स्वतंत्रता की वह स्थिति है जिसमें लोग अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का विकास करते हैं। इस अर्थ में स्वतंत्रता व्यक्ति की रचनाशीलता, संवेदनशीलता और क्षमताओं के भरपूर विकास को बढ़ावा देती है। यह विकास खेल, विज्ञान, कला, संगीत या अन्वेषण जैसे किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। अगला प्रश्न है, समाज में समानता होने का एक निहितार्थ यह भी है कि उसमें, ऑप्शन क्या दिया, मतलब समानता है इसका एक मतलब ये भी है कि विशेषाधिकारों का अभाव है, प्रतिस्पर्धा का अभाव है, अवरोधों का अभाव है, विचारधारा का अभाव है। तो समानता होने का एक मतलब यह भी है कि उसमें विशेषाधिकारों का अभाव है, मतलब सब कोई समान है। अगला प्रश्न है, भारत एवं अमेरिका की राजनैतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है। ऑप्शंस क्या दिया है,
अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास नहीं, अमेरिका में राज्यों के पास हैं। अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास, अपन दोनों जगह अलग अलग है। भारत में केंद्र के पास है, अमेरिका में राज्यों के पास है। तीसरा है राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, ये सही है। चौथा है उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं, अमेरिका में ऐसा नहीं होता। उच्च सदन में वहाँ प्रत्येक प्रांत से 2 सदस्य होते हैं। तो हमसे पूछा है दोनों में समान विशेषता, तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? केवल 3। तो सही आंसर इसका ए। आगे है दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन ने भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की? ऑप्शन क्या है? शासन में नैतिकता, नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का एक केंद्र बिंदु, ई शासन को बढ़ावा, स्थानीय शासन। तो इसका सही आंसर क्या है? नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु। देख लेते हैं द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन संख्या 12 नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु में भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की गई है तथा सुशासन के लिए आवश्यक पूर्व शर्तों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया है? ऑप्शंस क्या है? अंतरराज्य परिषद एवं राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग एवं क्षेत्रीय परिषद, एकल न्यायिक व्यवस्था एवं अखिल भारतीय सेवाएं, उपर्युक्त सभी। तो विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थानों को आवश्यक माना गया? तो इन सभी संस्थानों को आवश्यक माना गया है, इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दशक में भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर खिसकी? ऑप्शंस क्या है? 1960 के दशक में, 1980 के दशक में, 1970 के दशक में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत की संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर कब खिसकी है? 1960 के दशक में खिसकी है। देखिएगा यद्यप 1950 के दशक के उत्तरार्ध से ही विशेषकर 1957 में केरल में गैर कांग्रेसी कम्युनिस्ट सरकार के गठन से देश में विभिन्न राज्यों में विपक्ष का उभार होने लगा था और कुछ राज्य कांग्रेस के हाथ से निकल भी गए थे, परंतु वास्तव में भारत में संसदात्मक व्यवस्था केंद्रीयता से संघवाद की ओर 1960 के दशक में विशेषकर 1967 के चुनाव के बाद खिसकी, जबकि अनेक राज्यों में कांग्रेस पार्टी का बहुमत नहीं रहा था। इस तरह आपका शासन प्रणाली वाला टॉपिक समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।